डियर फ्रेंड्स, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता भी है कि यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो हम स्टडी करेंगे एनालिटिक फंक्शन की, होलोमॉर्फिक फंक्शन की, और तीसरा जो टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है वो हमारा रहेगा एंटायर फंक्शन। और यदि आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ये तीन चीज़ें स्टडी नहीं की, फर्स्ट आपका एनालिटिक फंक्शन, सेकेंड आपका होलोमॉर्फिक फंक्शन या फिर रेगुलर फंक्शन, ठीक है, और जो तीसरा है वो आपका एंटायर फंक्शन। ये तीन चीज़ें यदि आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नहीं स्टडी किया, दैट मीन्स आपने कुछ भी स्टडी नहीं किया है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन की। क्या है सबसे पहले यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनालिटिक फंक्शन की। क्या है एनालिटिक फंक्शन की, और काफ़ी अच्छे से स्टडी करने वाले हैं इस बात को। क्या है एनालिटिक फंक्शन, और जो सेकंड हमने बताया वो आपका होलोमॉर्फिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन या फिर रेगुलर फंक्शन। चाहे आपको एग्जाम के अंदर जो है होलोमॉर्फिक फंक्शन दिखाई दे या फिर रेगुलर फंक्शन दिखाई दे, तो दोनों की जो मीनिंग है, दोनों एक ही चीज़ें लिखी हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो तीसरा हम यहाँ पे टॉपिक स्टडी करेंगे एंटायर फंक्शन। क्या है एंटायर फंक्शन। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों की जो डेफिनीशन है, डेफिनीशन पहले स्टडी कर लेते हैं। और जब हमें डेफिनीशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो उसके बिहाफ पे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, मतलब कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, कौन मीडियम क्वालिटी में रहेगा, वो चीज़ें होती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी इस चीज़ का हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको जो है अपने माइंड के अंदर ग्राफ के थ्रू भी रख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ यदि बताएं, मैथमेटिक्स के अंदर जो आप फिगर के थ्रू देखते हैं वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा देर तक सेट रहती है, चाहे वो फिजिक्स का फिगर हो, चाहे वो केमिस्ट्री का फिगर हो, चाहे वो आपके मैथमेटिक्स का कोई भी ग्राफ हो, फिगर हो, किसी भी चीज़ को ग्राफ के थ्रू या फिर फिगर के थ्रू, बड़ी चीज़ को छोटे चीज़ में, मतलब ग्राफ क्या करता है, बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कंपैक्ट करता है। क्या है कंपैक्ट फॉर्म है आपका ग्राफ या फिर फिगर, ठीक है। और बाकी जो थ्योरी लिखी जाती है उसी फिगर के बिहाफ पे ही तो लिखी जाती है, और थ्योरी के बिहाफ पे फिगर ड्रा किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो आपका एनालिटिक फंक्शन है। अब एनालिटिक फंक्शन होने के लिए मानते हैं कि कोई फंक्शन एफ जेड है जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये हमें क्या करना है, एनालिटिक चेक करना है। किस पॉइंट के ऊपर, मान लेते हैं कि पॉइंट जेड के ऊपर जो हमारा फंक्शन है इसे हमें एनालिटिक देखना है। तो ये एनालिटिक कब होगा, जब ये जो आपका फंक्शन है, फंक्शन एफ जेड को एट द पॉइंट जेड पे एनालिटिक होने के लिए जो आपका फंक्शन है, फंक्शन आपका एट द पॉइंट जेड पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और इसके कुछ नेबरहुड के अंदर भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब इफ अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट द पॉइंट जेड, इफ the function fz is differentiable at the point z and some neighborhood of the point z। कोई आपका फंक्शन जो कि एनालिटिक फंक्शन है पॉइंट z के ऊपर, तो ये पॉइंट z पे तो डिफरेंशिएबल रहेगा ही रहेगा, और उसके कुछ नेबरहुड में भी ये डिफरेंशिएबल होगा। और यदि ऐसा कोई फंक्शन जो है किसी पॉइंट के ऊपर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन आपका एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। होलोमॉर्फिक फंक्शन या फिर रेगुलर फंक्शन की बात करें, होलोमॉर्फिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो आपका, अब देखिए एनालिटिक की बात तो कर दी गई, और इसी बात को यदि हम डेफिनेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो और भी बेटर बातें होंगी। क्या है, और भी अच्छी बातें होंगी। देखिए हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी analytic at the point z if the function fz is differentiable at the point z and some neighborhood of
पॉइंट जेड के ऊपर भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए और इस पॉइंट जेड के कुछ नाइबरहुड के अंदर भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यदि ऐसा कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं होलोमॉर्फिक फंक्शन की। होलोमॉर्फिक फंक्शन वो फंक्शन होता है, अब यहाँ पे एनालिटिक जो है, अब होलोमॉर्फिक है तो इसका मतलब जो है, यदि हमने एनालिटिक फंक्शन बोल दिया, मतलब एनालिटिक फंक्शन का मतलब ये सारी बातें उसके अंदर होल्ड हो रही है, ठीक है। और इस बात को सिर्फ हम दो वर्ड एनालिटिक, एक ही वर्ड में यदि हम निपटाना चाहें तो निपटा सकते हैं, ठीक है। और इस बात को जो है बार बार लिखने की बजाय हम एनालिटिक सीधा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये लिखेंगे अब फंक्शन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। अब एफ जेड को क्या बोल दिया गया, पहले से ही बताया जा रहा है कि आपका एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी होलोमॉर्फिक इफ या फिर जो है यूं कहें फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी अ होलोमॉर्फिक इफ एफ जेड इज एनालिटिक। अब ये इन सभी बातों से छुटकारा पाने के लिए हमने वर्ड यूज कर दिया है एनालिटिक, क्योंकि एनालिटिक की डेफिनेशन हम पहले स्टडी कर चुके हैं। इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी, और डोमेन किसे बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जो डोमेन डी की बात होती है वो डोमेन आपका ओपन एज वेल एज कनेक्टेड, ओपन के साथ साथ कनेक्टेड भी होता है, तो वो सेट आपका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। अब फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी अ होलोमॉर्फिक और रेगुलर फंक्शन इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी। जब कोई फंक्शन आपका डोमेन डी के अंदर एनालिटिक होगा तो वो होलोमॉर्फिक फंक्शन की कैटेगरी में जाएगा या फिर वो आपका रेगुलर फंक्शन की कैटेगरी में जाएगा। अब तीसरा बात जो कि इम्पोर्टेंट बात है और बड़ी बात है, ठीक है, एंटायर फंक्शन। तो ये बोलेंगे अब फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी अ एंटायर, इज सेड टू बी अ एंटायर if fz is analytic in the whole domain in whole complex plane कर दीजिए, क्या है, in whole complex plane, ठीक है। पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कोई फंक्शन यदि एनालिटिक होता है तो वो फंक्शन आपका एंटायर फंक्शन होता है। मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए किसी भी पॉइंट से प्रॉब्लम नहीं आ रही है और ना ही उसके नेबरहुड में वो डिफरेंशिएबल होने से मना कर पा रहा है। तो जब ऐसा होगा फंक्शन तो वो हमारा एंटायर फंक्शन होगा। फिर से बात को समझते हैं। एनालिटिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो किसी पॉइंट के ऊपर यदि हमें एनालिटिक चेक करना है तो उस पॉइंट के ऊपर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, साथ ही साथ उसके नेबरहुड के अंदर, और नेबरहुड में जो है कुछ नेबरहुड के अंदर क्या होना चाहिए, ये हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होगा। दूसरा यहाँ पे हमने स्टडी किया होलोमॉर्फिक फंक्शन या फिर रेगुलर फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन जो कि होलोमॉर्फिक हम बोलना चाहते हैं, इसका मतलब वो फंक्शन हमारा क्या होगा, डोमेन के अंदर क्या होगा, एनालिटिक हो जाएगा। क्योंकि एनालिटिक होने का मतलब इस डोमेन के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसके क्या है, इसके कोई भी पॉइंट्स ऐसे नहीं होंगे जिसके ऊपर आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो, और कोई भी ऐसा नेबरहुड नहीं होगा जिसके ऊपर ये एनालिटिक ना हो। समझ रहे हैं बात को, मतलब ऐसा कोई भी है ही नहीं। इसका मतलब जो है वो फंक्शन ये जो होगा इस डोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या होगा,
डिफरेंशिएबल होगा। हर एक पॉइंट के कुछ नेबरहुड के अंदर यदि हम बात करें तो वहाँ पे भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो ऐसा यदि होगा तो वो हमारा होलोमॉर्फिक फंक्शन होगा। अब होल कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट आप लेंगे, वो हर एक पॉइंट के ऊपर जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा और उसके नेबरहुड के अंदर भी डिफरेंशिएबल होगा। अब तो यहाँ पे कोई रीजन था, क्या है, कोई ऐसा सेट था जो कि ओपन भी था और कनेक्टेड भी था, सिर्फ इसकी बात चल रही थी। अब पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की चल रही है बात, मतलब कोई भी इन होल वर्ड्स पूरे यहाँ पे जो है कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसके ऊपर ये एनालिटिक ना हो। अगर ऐसा है तो ये जो फंक्शन है वो हमारा कहाँ पे जाएगा, एंटायर फंक्शन, क्या है, एंटायर फंक्शन की कैटेगरी में जाएगा। अब यहाँ पे इसका यदि हम कंपैरिजन करें तो ये जो आपका एनालिटिक फंक्शन है इसका कंपैरिजन हम 10th पास स्टूडेंट से कर सकते हैं, क्या है, 10th पास स्टूडेंट से कर सकते हैं। और जो आपका रेगुलर फंक्शन है या फिर होलोमॉर्फिक फंक्शन है इसका जो है हम कंपैरिजन 12th पास से कर सकते हैं। और ये जो आपका एंटायर फंक्शन है इसका हम ग्रेजुएशन से कर सकते हैं, क्या है, ग्रेजुएशन पास। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो 10th पास स्टूडेंट है दैट मीन्स उसकी जो कंपैरिजन हमने किसके साथ किया है, एनालिटिक फंक्शन के साथ। मतलब जो 10th पास है वो एनालिटिक है, जो एनालिटिक है वो 10th पास है, इक्विवेलेंट लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे होलोमॉर्फिक फंक्शन मतलब 12th पास स्टूडेंट है, जो 12th पास स्टूडेंट है उसको हम होलोमॉर्फिक फंक्शन यहाँ पे लेट अस एज्यूम कर रहे हैं, क्या है, एज्यूम कर रहे हैं। अब एंटायर फंक्शन जो है उसका हम कंपैरिजन, उसका एजम्पशन हम किसके साथ कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके इन तीनों बातों को तो भूल जाइए, क्या है, इन तीन बातों को आप भूल जाइए। आइए यहाँ पे देखते हैं। अब क्लियरली आपको पता है कि जो 10th पास स्टूडेंट है उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो नेक्स्ट क्लास में अपना एडमिशन ले या फिर यहीं से जो है वो अपना पढ़ना बंद कर दे। दो ही ऑप्शन यहाँ पे हैं। सिमिलरली यहाँ पे 12th पास जो स्टूडेंट है इसके पास भी दो ही कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि ये जो है 12th तो पास ही हो चुका है, या इसके आगे या तो ये एडमिशन ले या फिर वहीं से पढ़ना बंद कर दे। ठीक है, इसी तरीके से जो ग्रेजुएशन पास है उसकी भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये नेक्स्ट ईयर अपना एडमिशन ले, उसके आगे की क्लास में यदि एडमिशन ले, या फिर जो है ये यहीं से पढ़ना ही स्टॉप कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 10th पास जो स्टूडेंट है, मान लीजिए पढ़ना तीनों ने बंद कर दिया, तब तो कोई बात नहीं, आगे वर्क ही नहीं होगा। यदि मान लीजिए इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट ईयर इन्होंने क्या किया है, नेक्स्ट ईयर कहीं पे एडमिशन लिया। अब एडमिशन तो ले लिया, अब एडमिशन ये लिया तो इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है कि वो उस ईयर में, जो नेक्स्ट ईयर में इन्होंने पास करके एडमिशन लिया तो उसके अंदर पास ही हो जाएंगे। दो पॉसिबिलिटी हो गया, तो पास या फिर फेल। मतलब ये जो है पहले इनको पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर जो है इंटरव्यू वगैरह जो भी चीज़ें फॉर्मेलिटी होती है सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। क्या है, सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, फिर यहाँ पे डिसाइड होगा कि आप पास हो रहे हैं या फिर फेल हो रहे हैं। सिमिलरली जो एनालिटिक फंक्शन है ये भी जो है, यदि एनालिटिक फंक्शन नहीं हुआ तब तो यहाँ पे मान लीजिए एनालिटिक हो गया या फिर एनालिटिक नहीं होगा, दो ही पॉसिबिलिटी होगी। मान लीजिए कि एनालिटिक नहीं हुआ, इसका मतलब ये आगे की क्लास में एडमिशन नहीं ले पाएगा। जो 10th पास स्टूडेंट है वो मान लीजिए फेल हुआ, और जब ये फेल हो जाएगा तो ये आगे की क्लास में एडमिशन नहीं ले पाएगा क्योंकि ये फेल है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं होगा कि ये जो है क्या करेंगे, ज़बरदस्ती इसको पास करवा दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कोई लिमिटेशन और कंडीशन नहीं चलेगी। फेल है तो फेल है, पास है तो पास है। अब यहाँ पे सिमिलरली ये एनालिटिक फंक्शन, यदि कोई फंक्शन जो कि एनालिटिक नहीं होता दैट मीन्स उसके आगे का वर्क भी नहीं होगा। मतलब एनालिटिक नहीं है तो वो होलोमॉर्फिक फंक्शन भी नहीं है, वो हमारा एंटायर फंक्शन भी नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी, मान लेते कोई फंक्शन है जो कि एनालिटिक हो जाता है, मान लेते कि वो इसके अंदर क्या
मूव किया और इसके अंदर जो है सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा। सारी प्रोसेस से गुजरने का मतलब आपको ये बातें चेक करनी होगी कि क्या डोमेन के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, या फिर कोई ऐसा पॉइंट है जिसके नेबरहुड में ये डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। यदि ऐसा मिलता है तो वो होलोमॉर्फिक नहीं होगा, और यदि ऐसा नहीं मिलता है तो वो होलोमॉर्फिक फंक्शन हो जाएगा। मतलब डोमेन डी के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और उसके नेबरहुड में भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जिसके ऊपर डिफरेंशिएबल ना हो। मतलब डोमेन डी के हर एक पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है, उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल है। तो ये यदि ऐसा होगा तो वो होलोमॉर्फिक फंक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि होलोमॉर्फिक फंक्शन भी फंक्शन आपका हो गया। होलोमॉर्फिक फंक्शन के बाद जो है एंटायर फंक्शन, या तो ये एंटायर होलोमॉर्फिक बने ही ना, और नहीं बनेगा तो आगे का वर्क भी नहीं होगा, मतलब एंटायर फंक्शन भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये होलोमॉर्फिक फंक्शन हो गया। जब ये आपका होलोमॉर्फिक फंक्शन हो गया तो एंटायर मतलब नेक्स्ट क्लास में जब वो एडमिशन लेगा तो उसे सारी प्रोसेस से गुजरना होगा, और सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तभी जो है वहाँ पे पास और फेल के डिसीजन लिया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, जैसे कि होलोमॉर्फिक फंक्शन हो गया तो इन्होंने क्या किया, एंटायर फंक्शन अब चेक करने की बात आई, और एंटायर फंक्शन चेक करने के लिए आपको सारे प्रोसेस से गुजरना होगा। मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, या फिर उसके नेबरहुड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है डिफरेंशिएबल होने में, और यदि प्रॉब्लम आ जाती है तो वो एंटायर नहीं होगा। और यदि किसी भी पॉइंट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन को या फिर उसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो वो फंक्शन हमारा एंटायर फंक्शन की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है यहां से ये डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पे जो एनालिटिक फंक्शन है, जो एनालिटिक फंक्शन है उसका होलोमॉर्फिक और एंटायर फंक्शन होना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब आपको चेक करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम होलोमॉर्फिक फंक्शन की बात करें, कोई फंक्शन होलोमॉर्फिक फंक्शन है तो वो हमारा एनालिटिक फंक्शन तो होगा, श्योर है कि होगा, लेकिन उसके एंटायर फंक्शन के बारे में हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सारे प्रोसेस से गुजरना होगा। क्या है, सारे प्रोसेस से गुजरना होगा, फिर डिसाइड होगा कि एंटायर होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं एंटायर फंक्शन की। अब एंटायर फंक्शन की यदि हम बात करें तो जो एंटायर फंक्शन है, कोई फंक्शन एंटायर है और एंटायर है, इसका मतलब वो होलोमॉर्फिक फंक्शन भी है, वो एनालिटिक फंक्शन भी है। क्या है, हमने ये कहा कि जो आपका एंटायर फंक्शन होता है वो आपका होलोमॉर्फिक फंक्शन भी होता है, वो आपका एनालिटिक फंक्शन भी होता है। लेकिन जो एनालिटिक फंक्शन है उसका होलोमॉर्फिक और एंटायर फंक्शन होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। एनालिटिक का होलोमॉर्फिक होना कोई ज़रूरी नहीं है, एनालिटिक फंक्शन का एंटायर फंक्शन होना कोई ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली होलोमॉर्फिक फंक्शन का एंटायर फंक्शन होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एवरी होलोमॉर्फिक फंक्शन इज an analytic function, every entire function is a analytic function, every entire function is a holomorphic function, but every analytic function need not be a holomorphic function, every analytic function need not be a entire function। इस बात को आप रिजल्ट के रूप में याद रख सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्या है, इसका कंपैरिजन भी हमने जो है एग्जाम्पल के थ्रू करवा दिया, 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन पास। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों की स्टडी करते हैं। क्या है, कुछ और चीज़ों की स्टडी करते हैं। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कोई फंक्शन यदि क्या हो जाता है, एनालिटिक हो जाता है डोमेन डी के अंदर। क्या है, कोई फंक्शन जो कि एनालिटिक हो जाता है डोमेन डी के अंदर, तो वो फंक्शन क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी टाइम क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा इन डोमेन डी में। क्या है, वो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि डोमेन डी में एक दो पॉइंट तो रहेंगे नहीं, ओपन है प्लस में कनेक्टेड है, तो एक से ज़्यादा ही पॉइंट रहेंगे, मतलब इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होंगे। और इसी बात को फिर से रिजल्ट के रूप में लिख लेते हैं। और रिजल्ट याद रखने का बेनिफिट क्या है, रिजल्ट आपको तभी याद होते हैं जब चीज़ें आपको समझ में आती है। ठीक है, if a function fz is differentiable
इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक in domain D, then the function fz is differentiable at infinitely many times। ये क्या हो जाएगा, एक दो टाइम नहीं, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कब होगा, जब आपका फंक्शन एनालिटिक होगा डोमेन के अंदर। क्या है, जब आपका फंक्शन एनालिटिक होगा डोमेन के अंदर, ठीक है। और ये डिफरेंशिएबल इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स कहाँ पे होगा, उसी डोमेन के अंदर ही तो होगा, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स इन डोमेन डी। अब इसी बात को देखिए, अब एनालिटिक की बजाय यहाँ पे यदि हम डिफरेंशिएबल वर्ड यूज कर दें, क्या है, अब एनालिटिक की बजाय यहाँ पे जो है हम, या फिर एनालिटिक तो एज इट इज रहने देते हैं, इसके अंदर चेंजिंग करते हैं। क्या है, इसके अंदर चेंजिंग करते हैं। अब ये डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, और इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स को हम क्या बोल सकते हैं, अनकाउंटेबल भी बोल सकते हैं। क्या है, और यदि मान लीजिए कोई फंक्शन ये कहता है इफ अ फंक्शन fz इज एनालिटिक इन सम पॉइंट, अब ये क्या हो जाता है, कुछ पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, एनालिटिक हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देन fz is differentiable at, अब ये इनफाइनाइटली मेरी मतलब अनकाउंटेबल बोल दीजिए, इन डिफरेंशिएबल एट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये क्या है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और इसी बात को कभी कभी और भी चीजें लिखी जा सकती है। क्या लिखी जा सकती है, अब यहाँ पे यदि ये कर दें, इफ अ फंक्शन fz इज एनालिटिक इन सम पॉइंट, देन द फंक्शन इज एनालिटिक कहाँ पे होगा, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर। क्या है, ये डिफरेंशिएबल की बजाय एनालिटिक बोल दीजिए, ठीक है, एनालिटिक ऊपर भी और एनालिटिक नीचे भी। तो इसी बात को लिख देते हैं, इफ अ फंक्शन fz is analytic in some points, then fz is analytic at uncountable number of points। मतलब ये सारी चीज़ें लिखी कहाँ से जा रही हैं, उसकी जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वहीं से लिखी जा रही है। क्या है, जो भी आपको एनालिटिक फंक्शन की, होलोमॉर्फिक फंक्शन की और एंटायर फंक्शन की हमने डेफिनेशन बताई है, उसी के बिहाफ पे ये चीज़ें हम बोल रहे हैं कि जब आपका फंक्शन fz जो है एनालिटिक हो जाएगा कहाँ पे, डोमेन डी के अंदर, मतलब जो होलोमॉर्फिक था उसकी डेफिनेशन लगाई जा रही है। जब ये एनालिटिक हो जाएगा अपने डोमेन के अंदर, मतलब वो क्या होगा, वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल एट इनफाइनाइट मेनी टाइम्स। क्या है, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, एक दो टाइम्स नहीं, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स डोमेन डी के अंदर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और इसी बात, ये जो बात है एनालिटिक मतलब पहली कंडीशन से लिखी जा रही है कि जब कोई फंक्शन fz जो है एनालिटिक होगा कुछ पॉइंट्स के ऊपर, और एनालिटिक कुछ पॉइंट्स का मतलब वो अपने नेबरहुड के अंदर भी डिफरेंशिएबल होगा, उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा पॉइंट के ऊपर और उसके नेबरहुड में भी, मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। और तीसरी बात यहाँ पे ये है कि फंक्शन आपका fz जो है एनालिटिक है इन सम पॉइंट्स के ऊपर, तो जो फंक्शन है वो एनालिटिक हो जाएगा कहाँ पे, कुछ पॉइंट बोला मतलब उसके ऊपर भी एनालिटिक, उसके नेबरहुड में भी एनालिटिक है। तो इसी बात को हम क्या बोल सकते हैं,
कि वो एनालिटिक है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं और कुछ क्वेश्चन की हेल्प से हम कॉन्टिन्यूअस चेक करेंगे, डिफरेंशिएबल चेक करेंगे, एनालिटिक है या नहीं, और वो जो है हमारा एंटायर फंक्शन है या नहीं। ठीक है, ये 4 चीज़ों की हम स्टडी कर लेते हैं और ये चीज़ें पॉसिबल कब होंगी, जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतने ही अच्छे होने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ पे जो है कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और एनालिटिक वगैरह की डिस्कशन करते हैं, एनालिटिक, होलोमॉर्फिक, एंटायर। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन है ये मान लीजिए हमने लिया f ऑफ x इज इक्व टू 2x स्क्वायर माइनस वाई प्लस आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस वाई प्लस आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, इस फंक्शन की बात करें और इसकी बात करें, ये जो फंक्शन है ये पहले तो इसका क्या करना है, पहली बात तो इसको चेक करना है कंटिन्यूटी। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि ये किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, सारी बातें। और ये जो है तीसरी बात एनालिटिक चेक करना है। और फोर्थ जो बातें हैं ये होलोमॉर्फिक चेक करने की है। और जो फिफ्थ बात है वो एंटायर चेक करने की है। अब यहाँ पे हमने बताया था आपको कि f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा इंटू वी के फॉर्म में है, तो ये फंक्शन आपका क्या है, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस तब होगा जब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। और क्लियरली यदि यहाँ से हम कंपैरिजन करें और u और v की वैल्यू देखें तो u हमारा है 2x स्क्वायर माइनस वाई, और v की यदि हम बात करें तो इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट, आयोटा का कोफिशिएंट, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट। ये क्या है, x और y में एक पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है, x और y में एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो x के अंदर जब पॉलिनोमियल देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, y के अंदर भी कॉन्टिन्यूअस, मतलब सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अगेन अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो उसके बिहाफ पे ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। मतलब फंक्शन f(z) के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इसके कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मतलब ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। क्या है, ये हमारा जो फंक्शन है ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंशिएबल होने के लिए। डिफरेंशिएबल होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन में सेकंड कंडीशन थी जो कि आपकी काशी-रेमान इक्वेशन थी, और काशी-रेमान इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, ux इज इक्वल टू बी वाई और यू आई इज इक्वल टू माइनस का वी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ux यदि हम करें u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू इसका y के रिस्पेक्ट में यदि हम करें तो इसका y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा 1। और यहाँ पे जो है u y की यदि हम बात करें इसका y के रिस्पेक्ट में तो -1 इज इक्वल टू माइनस इसका vx, मतलब ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको यहाँ से ये चीज़ें जो है क्या है, कंडीशन तो होल्ड नहीं हो पा रही है। क्या है, कंडीशन आपकी होल्ड नहीं हो पा रही है। मतलब x की वैल्यू यदि आप क्या रखते हैं 1/4 तो यहाँ पे दोनों की कंडीशन फिर भी सेटिस्फाई नहीं होंगी। और इसका मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो काशी-रेमान इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई होने दे। ठीक है, x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसके काशी-रेमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करने में हेल्प कर सके। मतलब ये जो है हमारा फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं है किसी भी पॉइंट के ऊपर। अब जब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, दिस इज डिफरेंशिएबल नोवेयर। क्या है, ये जो गिवन फंक्शन है ये हमारा डिफरेंशिएबल नोवेयर है। और जब डिफरेंशिएबल या किसी पॉइंट के ऊपर नहीं है तो उस पॉइंट के ऊपर और उसके नेबरहुड में कैसे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा गिवन फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल नोवेयर, एनालिटिक नोवेयर, होलोमॉर्फिक नोवेयर, एंटायर फंक्शन नोवेयर। ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर ये एंटायर भी नहीं है, किसी भी पॉइंट के ऊपर ये होलोमॉर्फिक भी नहीं है, किसी भी पॉइंट के ऊपर ये आपका एनालिटिक भी नहीं है, और किसी भी पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक है, और डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल से ये सारी चीज़ें बड़ी ही है तो ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं, यही फेल हो गया।
इसको आगे क्लास में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी के बिहाफ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। पहले तो करना होगा इन सब चीज़ों को रफ। ये क्वेश्चन है और इसको जो है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिक, होलोमॉर्फिक और एंटायर फंक्शन चेक करने की अब ज़रूरत है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका रिप्रेजेंट हो चुका है। अब यहाँ पे इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस तो है, मतलब फंक्शन भी हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे होगा, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होगा। डिफरेंशिएबल की बात करें, अब यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे दे रखा है ux² प्लस वाई, और v की वैल्यू यहाँ पे y² माइनस x है। u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 2x, u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, v का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन -1, y के रिस्पेक्ट में 2y। ठीक है, काशी-रहमानी इक्वेशन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखें तो यहाँ पे यदि ये सेटिस्फाई होगा तो आगे वर्क करेंगे, नहीं होगा तो आगे वर्क भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो है ux = vy, 2x = 2y। अब यहाँ पे uy = -vx, uy 1 = -1, 1 = 1, ये तो सेटिस्फाई है। और यहाँ पे x = y, क्या है, यहाँ पे x = y, मतलब ये हुआ कि जब आपको x और y इक्वल होंगे, एक मिनट यहाँ पे गलती हुई है, 4x रहेगा, तो ये हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो है y = क्या हो जाएगा, 2x। क्या है, जब y = 2x होगा तो ये जो है, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन आपका काशी-रहमानी इक्वेशन को कब सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो फंक्शन है आपका काशी-रहमानी इक्वेशन को, ये जो लाइन है y = 2x के ऊपर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और इस लाइन को छोड़ करके कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। अब इसके नेबरहुड की बात कर लेते हैं, क्या है, इसके अलोंग तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जब आपकी लाइन y = 2x होगी तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब जो पॉइंट्स आपके हैं, ये मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पॉइंट्स होंगे इन पे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल, लेकिन इसके नाइबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब ये नाइबरहुड में फेल हो रहा है, मतलब एनालिटिक भी नहीं है, होलोमॉर्फिक भी नहीं है और एंटायर भी नहीं है। ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है, डिफरेंशिएबल इस लाइन के अलोंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि f(z) = आपको दे दिया जाए z की एब्सोल्यूट वैल्यू, और यहाँ पे mod z² दे दिया जाए, या फिर जो है आपको z का कॉन्जुगेट दे दिया जाए, ये 3 फंक्शन दे दिए जाए, तो आप क्या लेंगे डिसीजन। यदि यहाँ पे फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू का मोड है, क्या है, और इससे भी पहले यहाँ पे आते हैं, मान लेते हैं कि ये फंक्शन दिया गया है z का कॉन्जुगेट, ठीक है। और क्लियरली आपको पता है कि x - i y, इसका रियल पार्ट देखें तो x है, इमेजिनरी पार्ट देखें तो माइनस का y है, ठीक है। दोनों में पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल है मतलब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस। जब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। मतलब फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे, एवरीवेयर है, किसी भी पॉइंट से इसको प्रॉब्लम ही नहीं है। डिफरेंशिएबल देखें तो डिफरेंशिएबल के लिए u की वैल्यू यहाँ पे x है, v की वैल्यू यहाँ पे -y है, और ux यदि यहाँ पे देखें तो 1 है, और uy देखें तो यहाँ पे 0 है। vx की यदि हम बात करें तो 0 है, vy की बात करें तो -1 है। ux = vy, अब यहाँ पे ux = vy, 1 क्या कभी भी -1 के इक्वल हो सकता है। दो जो है अनइक्वल कॉन्स्टेंट नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। कोई भी दो कांस्टेंट नंबर जो कि डिस्टिंक्ट है तो वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर ये
जो काशी-रीमान इक्वेशन है, मतलब अपने आप से भी इसको डिफरेंशिएबल नहीं बता सकते कि ये पॉइंट जो है फिक्स ऐसा ही है, यदि ऐसा आप लेते हो तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मतलब ये किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मीन्स जब काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो डिफरेंशिएबल कैसे बोल दें? नेसेसरी कंडीशन ही जब फेल हो रही है डिफरेंशिएबिलिटी की, तो हम कैसे इसको बोल दें कि डिफरेंशिएबल होगा? मतलब ये जो है डिफरेंशिएबल नोवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, एनालिटिक नोवेयर, होलोमॉर्फिक नोवेयर, एंटायर फंक्शन नोवेयर। ठीक है, ये रहेगा आपका। अब यहाँ पे बात करते हैं मोड जेड स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू जीरो। इसका रियल पार्ट कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कितना है? जीरो। ये पॉलिनोमियल कांस्टेंट फंक्शन है, पॉलिनोमियल है कॉन्टिन्यूअस होगा, कांस्टेंट फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होगा, मतलब फंक्शन भी आपका क्या है? कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो नेसेसरी कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी की, ये हो जाएगा 2x, यू वाई करें तो हो जाएगा 2y, वी एक्स करेंगे तो हो जाएगा 0, वी वाई करेंगे तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पे यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई, मतलब 2x इज इक्वल्स टू 0, यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, तो 2y इज इक्वल्स टू 0। मतलब जब x इज इक्वल्स टू 0 होगा, y इज इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब 0 0 पॉइंट के ऊपर जो आपका फंक्शन है वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या है? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और यदि इसकी नेबरहुड की बात करें, नेबरहुड मतलब यदि हम 0.1 ले लें, 0.1 ले लें तो 0.1 क्या कभी 0 के इक्वल होगा? नहीं, 0.1 कभी 0 के इक्वल होगा? दिस इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं। मतलब ये एनालिटिक तो नहीं है किसी भी पॉइंट पे, और होलोमॉर्फिक भी नहीं है, और एंटायर फंक्शन भी नहीं है। डिफरेंशिएबल है सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 0 पे। क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये ओरिजिन के ऊपर, या फिर हम इसी बात को जो है z इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ये जो फंक्शन है मोड जेड स्क्वायर, ये क्या है? ये फंक्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ z इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल है, और इसके नेबरहुड में तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब ये एनालिटिक भी नहीं है, होलोमॉर्फिक भी नहीं है, और एंटायर फंक्शन भी नहीं है। अब इसका जो पहला पार्ट है उसको देख लेते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू 0, ये हो जाएगा फंक्शन। इसका रियल पार्ट क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो 0। ये पॉलिनोमियल है, स्क्वायर दी रूट लिखा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, तो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब यहाँ पे यू एक्स की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा एक्स अपोर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे यू वाई की बात करें तो ये हो जाएगा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वी एक्स की बात करें तो हो जाएगा 0, वी वाई की बात करें तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस तो एवरीवेयर है, डिफरेंशिएबल चेक करें, नेसेसरी कंडीशन काशी-रीमान इक्वेशन यूज करना होगा, यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। मतलब ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। अब x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू यदि हम इसके अंदर पुट करें तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। क्या? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो x इज इक्वल्स टू 0 है, y इज इक्वल्स टू 0, इस पर भी कोई कंडीशन नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि यू एक्स और यू वाई में जब 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म आ गया। 0/0 फॉर्म मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसका मतलब ये जो है चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। पॉसिबल नहीं होंगी मतलब डिफरेंशिएबल नोवेयर है। क्या है? डिफरेंशिएबल नोवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एनालिटिक नोवेयर, होलोमॉर्फिक भी नोवेयर, एंटायर फंक्शन नोवेयर। किसी भी पॉइंट पे ये एंटायर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है डिफरेंशिएबल की जब नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डिफरेंशिएबल की नेसेसरी कंडीशन को किया फेल, मतलब ये जो है जब डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है तो उसके नेबरहुड की बात हम कैसे करें? उसके नेबरहुड की चर्चा हम क्यों करें? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके लिए है। क्या है? अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके लिए है, आपको देखना है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन जेड, और जो दूसरा क्वेश्चन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन जेड। क्या है? एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ द जेड, और आपका एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। देखिए, क्वेश्चन की हेल्प से हमने किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे चेक किया जाता है, कैसे डिफरेंशिएबल चेक किया जाता है,
कैसे एनालिटिक फंक्शन चेक किया जा सकता है और कैसे होलोमॉर्फिक और कैसे एंटायर फंक्शन की चेकिंग की जाती है। तो ये चीज़ें आपको आइडिया लग चुकी है। अब आपके पास 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जब आपको f ऑफ जेड इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड दिया गया है, f ऑफ जेड इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड दिया गया है, तो इसके कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एंटायर फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन और एनालिटिक फंक्शन के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।